हेलो दोस्तों, एडू द विजन में आपका स्वागत है। आज नया टॉपिक देखेंगे हिंदी से, जो व्यापक के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और सभी तैयारी करने वाले प्रतिभागियों को पता रहता है, फिर भी वो गलती करके आते हैं। चलो इसे हम आसान तरीक़ा से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से। वर्णमाला, वर्ण के भेद, ये सब देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हिंदी क्या है, यहाँ पे हिंदी शब्द क्या है। हिंदी शब्द जो है वह फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। ये याद रखिएगा आप लोग, हिंदी कौन सा शब्द है? फारसी शब्द। और एक और याद रखिएगा, हिंदी शब्द के लिए कौन सा, हिंदी के जानकार का, हिंदी शब्द कौन सा जानकार, हिंदी शब्द के जानकार या हिंदी शब्द के व्याकरण के ज्ञाता को एक शब्द में क्या कहेंगे? व्याकरण। कौन सा करण? व्याकरण। व्याकरण। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? विधन आधन करण। तो ये क्या होगा? भी उपसर्ग है। कौन सा है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। आ भी उपसर्ग है। क्लियर है। और ये क्या है? मूल शब्द है। ये मूल शब्द है। जैसे मूल शब्द पहचानने वाला आता है ना, तो उसको भी ऐसी टुकड़ों में तोड़ा जाता है। आप लोग को बताऊंगा कि मूल शब्द कैसे पहचाना जाता है। तो व्याकरण के जानने वाला को क्या कहते हैं? व्याकरण कहा जाता है एक शब्दों में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। व्याकरण को वि धन आ धन करण, तो ये क्या होगा? मूल शब्द करण हो जाएगा इसमें, जो टूट नहीं रहा है। ठीक है, जहां टूटना खत्म हो जाता है वह शब्द क्या होगा? मूल शब्द कहलाएगा। उपसर्ग या प्रत्यय में टूटेगा, तो यहाँ पे उपसर्ग में टूट रहा है। क्लियर है दोस्तों? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इतना समझ में आया? अब देखते हैं व्याकरण के भेद। हिंदी व्याकरण के भेद क्या देखेंगे? हिंदी व्याकरण के भेद। तो इसका कितना भेद होगा? इनके 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन सा होगा? पहला तो हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा इसका वर्ण। क्या हो जाएगा? वर्ण। सेकंड हो जाएगा शब्द, और थर्ड वन हो जाएगा वाक्य। क्लियर है दोस्तों? पहला वर्ण, शब्द और वाक्य। इतना क्लियर है। तो हम वर्ण के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर है? तो वर्ण के बारे में देखते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? वर्ण वह ध्वनि है, लिखित ध्वनि है। क्या है? वर्ण क्या है? लिखित ध्वनि है, जिसके और क्या कर सकते हैं? टुकड़ा या खंडित नहीं किया जा सकता। ये क्या कहेंगे? वर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो वर्ण के भेद कितने होंगे? ठीक है, तो इसके आगे देखेंगे वर्ण के भेद। क्या देखेंगे? वर्ण के भेद। 1 सेकेंड। वर्ण के भेद, तो वर्ण के भेद कितना होगा? पता है आप लोग को? वर्ण के भेद क्या क्या हो सकते हैं? पहले वर्ण के भेद क्या है समझो। वर्ण का भेद क्या है? तो ध्वनि एक समान, वर्ण का भेद देखेंगे तो ध्वनि एक समान होते हुए भी, कोई भी वर्ड है जिसकी ध्वनि क्या होगी? एक समान होगी, बट क्या होगा? इनका ध्वनि एक समान होते हुए भी क्या होगा? इनका चिन्ह क्या होगा? भिन्न होगा। ध्वनि एक समान होते हुए भी इनका क्या होगा? चिन्ह भिन्न होगा। ठीक है, जैसे कि मैं क्या लिखता हूं? स्कूल लिखता हूं। ये स्कूल लिखा, किसमें लिखा? ये भी तो वर्ण ही है ना। तो फॉर्म क्या है इसका? अंग्रेजी। अंग्रेजी में मैं स्कूल लिख रहा हूं, बट क्या है? इसको हिंदी में लिखूंगा तो स्कूल लिखूंगा, तो क्या होगा? दोनों की ध्वनि क्या है? समान है, और इनका जो लिखित रूप है वो क्या है? भिन्न है। यही उनका वर्ण भेद कहलाएगा। इसको वर्ण भेद से ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मैं हिंदी में क्या लिखता हूँ? क्या लिखता हूँ? बैंक लिखूंगा, और अंग्रेजी में क्या लिखूंगा? उसी को बैंक लिखूंगा, BNK।
है ना। तो बैंक ये भी है और बैंक ये भी है कि नहीं। तो बैंक में क्या है, दोनों की ध्वनियां क्या है, समान है, बट ये लिखित रूप में क्या है, दोनों भिन्न भिन्न है। यही क्या है, वर्णों के भेद है। तो इसी के आधार पे हम वर्ण के भेद पढ़ेंगे। तो वर्ण के भेद हो जाएगा हमारा दो। कितने भेद होंगे, दो। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण के भेद कितने होंगे, दो। क्या क्या होंगे, तो ये स्वर होगा और व्यंजन होगा। ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है, समझते हुए चलते हैं। स्वर और यहाँ पे व्यंजन। तो व्यंजन क्या क्या होगा और स्वर क्या क्या होगा। तो स्वर को भी हम बांट सकते हैं। तो यहाँ पे बांटेंगे तो क्या होगा, ये किस आधार पे बांटेंगे, देखिए इसको बांटेंगे किस आधार पे बांटेंगे, स्वर और व्यंजन को। वर्ण के भेद दो है, स्वर और व्यंजन। तो इसको बांटेंगे संख्या के आधार पर। कितना संख्या है इनका, संख्या के आधार पर, है ना। संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या भेज सकते हैं, भेद। कितने भेद हैं स्वर के। सेकंड हो जाएगा भेद, और थर्ड हो जाएगा मात्रा, मात्राएं या मात्रा, ठीक है। क्लियर है, देखिएगा संख्या में क्या क्या हो जाएगा। स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या कितनी होती है, 11, ठीक है। मूल स्वर होते हैं, जो मानक स्वर है, जो मूल स्वर और मानक स्वर होंगे उसकी संख्या कितनी होगी, 11 होगी। क्लियर है दोस्तों। और भेद क्या होगा, भेद इनका क्या होगा, स्वर के भेद देखेंगे तो इनकी संख्या 3 होगी। कौन कौन सा होगी मैं बताऊंगा, ठीक है। और मात्राएं कितनी हो जाएंगी इनकी, मात्रा कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएगी। कितनी मात्रा हो जाएगी, 10 मात्रा हो जाएगी। क्लियर है। तो संख्या कौन कौन सा है देखते हैं। तो संख्या क्या हो जाएगा, अ, आ, ई, उ, ऊ और ये ऋषि, ठीक है। यहाँ पे ए और ए और यहाँ पे ओ और औ। क्लियर है दोस्तों। ये संख्या कितनी हो गई, 11। अ, आ, ठीक है, ई, उ, ऋषिकरी, ए और ओ और औ। क्लियर है। और भेद में क्या क्या आएगा, भेद में आएगा ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कौन सा आएगा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ये 3 हो गए इनके। मात्राएं कौन कौन सी है, चलिए मात्रा को भी देख लेते हैं। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आ की क्या होती है, मात्रा होती है, ये आ की मात्रा हो गई, ठीक है। ई की छोटी की मात्रा होगी, और ये कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की। छोटी ऊ की मात्रा क्या होगी, ऐसे होगी। बड़ा ऊ की मात्रा ये हो जाएगा, और ऋषि की मात्रा क्या होगी, ऐसे लगा रहता है, ठीक है। और ए की मात्रा, ए की मात्रा, और ये ओ की मात्रा, और यहाँ पे देखेंगे तो औ की मात्रा। क्लियर है, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ आप लोग को। वर्ण के भेद में देख रहे हैं, स्वर और व्यंजन 2 भेद होंगे। इनकी संख्या के आधार पर या मानक स्वर बोलेंगे या मूल स्वर बोलेंगे, उनकी संख्या क्या होगी, 11 होगी। और इनका भेद क्या होगा, 3 होगा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मात्राएं कितनी होगी, अ की कोई मात्रा नहीं होती, और ये मात्राएं 10 हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए व्यंजन को देखते हैं। मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, अभी वर्गीकरण करेंगे उसमें।
ठीक है। तो व्यंजन को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यंजन में क्या हो जाएगा, इसको बांटेंगे तो क्या हो जाएंगे व्यंजन में, इसकी भी संख्या सेम है, संख्या मूल संख्या के आधार पर, किसकी संख्या, संख्या, संख्या मीन्स क्या होगा, इसकी मूल संख्या, मूल लिख देता हूं, मूल संख्या के आधार पर, मूल संख्या के आधार पर कितनी हो जाएगी ये 33, 33, कितनी हो जाएगी 33। और सेकेंड को इसका देखेंगे तो सेकेंड में देखेंगे, भेद देखेंगे, क्या हो जाएगा इसका कुल संख्या, ये संख्या क्या होगा मूल संख्या। अब देखेंगे कुल संख्या, टोटल कुल संख्या, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं आप लोग को दिख जाएगा, ये हो जाएगा कुल संख्या। कुल संख्या, व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है 39, कितना होता है 39। अब देखेंगे क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इनका भेद, कितना स्वर का व्यंजन का भेद है, तो भेद के आधार पर बांट सकते हैं। तो भेद क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं इसको, भेद, भेद में क्या हो जाएगा, भेद कितने होंगे इनके 3 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, समझिए, एक बार समझने की जरूरत है इसको, फिर आपका एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कंफर्म है, कोई भी एग्जाम में, व्यापम हो, सीजीपीएससी हो, अदर कंपटीशन एग्जाम हो, यहां से आता ही है, ठीक है। तो भेद में क्या क्या आ जाएगा, पहले भेद देख लेते हैं। भेद में कौन कौन सा आ जाएगा, स्पर्श, कौन कौन सा आ जाएगा, स्पर्श पहला, दूसरा क्या आ जाएगा अंतस्थ, क्या आ जाएगा अंतस्थ, और तीसरा क्या आ जाएगा दोस्तों ऊष्म। ये इनका भेद है, व्यंजन का भेद, ध्यान से देखिए। अब चलते हैं इनका संख्या, कौन कौन सा है संख्या, इधर मिटा दूं क्या मैं, थोड़ा सा जगह कंजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है, तो इधर मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, क्लियर है। तो भेद में देखेंगे, इसमें सॉरी, इसमें संख्या में देखेंगे, पहला संख्या कितना है, संख्या मूल संख्या किसका, व्यंजन का, तो व्यंजन का मूल संख्या क्या आएगी स्पर्श, टोटल करते हैं 33 कैसे आता है, स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, तो इनकी संख्या क्या हो, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है 25, और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, कितना होता है 4, और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है 4। तो टोटल करेंगे कितना होगा, ये 33 हो जाएगा, तो कितना होगा ये 33, क्लियर हुआ। और कुल संख्या देखेंगे तो यहाँ पे दोनों क्या होगा, कॉमन रहेगा, 25 भी कॉमन रहेगा, अंतस्थ भी कॉमन रहेगा, और ऊष्म भी कॉमन रहेगा, तो ये 33 तो सेम रहेंगे, और एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा संयुक्त व्यंजन, क्या हो जाएगा संयुक्त, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होगी दोस्तों 4, और एक और क्या ऐड होगा द्विगुण, कौन सा द्विगुण, इसकी संख्या 4, इसकी संख्या 25 है, 25, 4 4 4, क्लियर है। और द्विगुण, कौन सा द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है 2, तो हम इतना को टोटल करेंगे, 25 4 29 4 33, 33 और 4 कितना 37 2 39, तो 39 टोटल हो गया, हुआ दोस्तों। ये व्यंजन है, तो भेद देख लिए व्यंजन का। अब इनका हम वर्गीकरण करेंगे, देखो यहाँ 33 39 तीनों हो गया। अब मैं वर्गीकरण में सबको डिस्क्राइब करूंगा अच्छे डिटेल से। तो इनका सबसे वर्गीकरण देखेंगे तो किसके किसके आधार पर इसका वर्गीकरण होगा, ठीक है, वर्ण के भेद का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण देखेंगे तो इसके उत्पत्ति के आधार पर, कालमान के आधार पर, और उच्चारण के आधार पर, ये सब वर्गीकरण देखते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्गीकरण, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, वर्गीकरण देख लेते हैं। इतना समझ में आया आप लोग को, क्लियर है। देखिए यहां पे वर्गीकरण लिख देता हूं, वर्गीकरण, तो वर्गीकरण करेंगे
तो स्वर का वर्गीकरण करेंगे, स्वर का, और यहाँ पे व्यंजन का, किस किस आधार पे इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो स्वर का करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा स्वर का, तो उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार का होगा, ठीक है। और सेकंड क्या आ जाएगा, कालमान के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों, कालमान। कालमान मीन्स क्या होता है, मात्रा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, कालमान के आधार पर, इसी को बोलते हैं मात्रा के आधार पर, ठीक है। इसका डिस्क्राइब करूंगा मैं डिटेल अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, जीभ प्रयोग के आधार पर, कौन सा आधार पर, जीभ प्रयोग के आधार पर, ठीक है। जीभ प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, और क्या, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। इतना देखेंगे, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर ये स्वर का क्या करेंगे, हम बांटेंगे, वर्गीकरण करेंगे। व्यंजन के देखेंगे, व्यंजन में क्या आएगा, सामान्य आधार पर, सामान्य आधार पर, सामान्य आधार पर क्या करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे। सेकंड करेंगे प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे इसके यहाँ पे, सामान्य हो गया, प्रयत्न हो गया, और उच्चारण के आधार पर, इसको भी उच्चारण के आधार पर करेंगे, उच्चारण के आधार पर। और क्या कर सकते हैं, घोष, घोष के आधार पर करेंगे, किसके आधार पर, घोष, जिसमें हम लोग सघोष अघोष देखेंगे। और किसके, प्राण के आधार पर, क्या हो जाएगा, प्राण के आधार पर, अल्प प्राण महाप्राण, पढ़े हैं ना, अल्प प्राण महाप्राण, इसके प्राण के पास। और नेक्स्ट देखेंगे विशिष्ट वर्ण के आधार पर, किसके, विशिष्ट वर्ण, विशिष्ट वर्ण के आधार पर इसको वर्गीकरण करेंगे। देखो कितने कैसे कैसे वर्गीकरण, वर्ण के भेद को वर्गीकरण कर रहे हैं, स्वर को उत्पत्ति के आधार पर, और इसको कालमान को कालमान के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, और जीभ प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ प्रयोग। व्यंजन को वर्गीकरण कर रहे हैं, सामान्य आधार पर वर्गीकरण करेंगे, प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, घोष के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, प्राण के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, विशिष्ट वर्ण के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इतना क्लियर है दोस्तों। अब मैं एक एक करके यहाँ से स्वर से स्टार्ट करता हूँ पूरा डिटेलिंग करना, और यहीं से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं, हम देख रहे थे उसको डिस्क्राइब करने वाले थे वर्गीकरण को, तो इसका डिटेल देखते हैं। तो वर्गीकरण देखेंगे तो सबसे पहले देखे थे हमको उत्पत्ति के आधार पर देखे थे, ठीक है, तो कालमान के आधार पर देखे थे। तो स्वर का पहले करते हैं हम, स्वर साइड का पहले करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे, स्वर का, देखिए स्वर का देखेंगे तो एक कालमान के आधार पर देखे थे, यहाँ पे देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और ये कालमान के आधार पर, कालमान के आधार पर, इसको मात्रा भी बोलते हैं, मात्रा के आधार पर। क्लियर है दोस्तों। तो उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे मूल स्वर। मूल स्वर क्या हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, मूल स्वर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल स्वर, क्या हो जाएगा, मूल स्वर। मूल स्वर की संख्या कितनी है, 4, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा मूल स्वर के बाद देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, कौन सा स्वर हो जाएगा, संधि स्वर। क्या बोलेंगे दोस्तों, संधि स्वर। उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर 4 होगी और संधि स्वर 7 होंगे। क्या होगा, इसको बोलेंगे संधि स्वर। क्या बोलेंगे दोस्तों, संधि स्वर। इनकी संख्या क्या होगी, 7 होगी, ठीक है। तो मूल स्वर को पहले देख लेते हैं, मूल स्वर क्या क्या हो सकते हैं,
आपको तो पता है मूल स्वर क्या होंगे, जो क्या करता है, किसी के जॉइंट से ना बना हो, अ, ई, उ और यहाँ पे ऋषि, ये मूल स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएगा? मूल स्वर कहलाएंगे। और संधि स्वर में देखेंगे तो संधि स्वर भी दो भागों में क्या होगा, बट जाएगा, डिवाइड होगा, दो भागों में बटेगा। एक होगा दीर्घ स्वर, क्या होगा, दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 3 होगी। और एक होगा संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, क्या होगा, संयुक्त स्वर, इनकी संख्या क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, इनकी संख्या 4 होगी। क्लियर है दोस्तों? इनकी संख्या क्या होगी, 4 होगी। तो ये दीर्घ स्वर संधि क्या होगा, कैसे होगा, जैसे अ और अ मिलके क्या बनाएगा, ये आ बनेगा, और ई और ये ई मिलके क्या बनाएगा, बड़ा ई बनाएगा। इंग खत्म हो रहा है लगता है। और ये ऊ और ऊ मिलके क्या बनाएगा, बड़ा ऊ। तो ये दीर्घ स्वर संधि होगा। ऋषि को वैसे काउंट नहीं करते हैं इसमें, ऋषि के री को काउंट नहीं करते हैं, फिर भी इनका एक करते नहीं है, फिर भी ये क्या होता है, ऋषि के री ऐसा, और ये तो बड़ा ऋषि के री ऐसे बन जाता है इसका, ये ऐसे वाला ऋषि बनता है। देखिए ये बड़ा ऋषि का री बनेगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का ऋषि का री बनता है, बड़ा वाला, बट इसको काउंट नहीं किया जाता है। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि में कितना होगा, उत्पत्ति के आधार पर 3, और संयुक्त स्वर के आधार पर देखेंगे तो देखिए कौन कौन से मिलके बनेगा, क्या क्या बनेगा, अ और ई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। क्लियर है दोस्तों? अ और ए को क्या करेंगे, ए से बनेगा, क्या बनेगा, ए, और अ धन उ मिला के बनेगा, क्या बनेगा, ओ, और अ धन ओ मिला के बनेगा ओ। क्लियर है दोस्तों? ये ए ओ और औ ये क्या हो गया, संयुक्त स्वर होंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर क्या हो गया हमारा, मूल स्वर 4 होंगे, संधि स्वर 7 होगा, संधि स्वर में हमारा दीर्घ क्या होगा, दीर्घ स्वर 3 होंगे, और संयुक्त स्वर 4 होगा। क्लियर है? कैसे कैसे फॉर्मेट में बन रही है, कैसे कैसे मिलके बनता है। ए कैसे बना है, अ और ई को मिलाएंगे तब बनेगा ए। क्लियर है? सेम ऐसे ही बना है। ठीक है, तो ये उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है, क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। अब देखते हैं स्वर का कालमान के आधार पर। सेकंड देखेंगे, इधर को मिटा रहा हूं मैं। कालमान के आधार पे देखेंगे तो क्या होगा, इधर चलते हैं, कालमान के या मात्रा के आधार पर क्या हो सकता है। तो इसमें होगा 3 टाइप से होगा, इसमें भी 3 टाइप से डिवाइड होगा। कालमान और मात्रा के आधार पर क्या होगा, पहला क्या हो जाएगा, लघु या ह्रस्व स्वर। क्या हो जाएगा, लघु, इसी को ह्रस्व स्वर बोलते हैं। क्या हो जाएगा, लघु या ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा हो जाएगा इसका दीर्घ हो जाएगा, अरे एक सेकेंड, दीर्घ हो जाएगा, और लास्ट हो जाएगा प्लुत स्वर। देखो लघु स्वर में क्या हो जाएगा, लघु स्वर जो मूल स्वर को बोलेंगे, ये वाला मूल स्वर, ये क्या होगा, ह्रस्व या लघु स्वर कहलाएंगे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे वही आएंगे। इसको एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है, लघु स्वर को एक मात्रिक स्वर बोला जाता है। और दीर्घ स्वर को बोलेंगे ह्रस्व इंटू 2 बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं ह्रस्व इंटू 3। मतलब लघु से इसमें दुगुना क्या लगता है, समय लगता है, और प्लुत स्वर में क्या लगता है, तिगुना लगता है, तिगुना समय लगता है, तिगुना प्राण लगता है, ऐसे बोल सकते हैं। और ये क्या होता है, एक मात्रिक स्वर होगा, एक मात्रिक स्वर बोलते हैं, इसको द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं।
द्विमात्रिक। क्लियर है दोस्तों? इसको बोलेंगे त्रिमात्रिक स्वर बोलेंगे, त्रिमात्रिक स्वर या बहुमात्रिक स्वर, या बहुमात्रिक स्वर। सब क्वेश्चन यहीं से आते हैं। द्विमात्रिक त्रिमात्रिक स्वर किसको बोलते हैं, प्लुत स्वर किसको बोलते हैं, कितना समय लगता है, ठीक है, कौन कौन से आएंगे। तो जो यहाँ को छोड़कर, मूल स्वर से को छोड़कर जो इसमें आएगा, जो बच जाएगा अपना आ, ई, बड़ा ऊ, ऋषि, ऐ, ओ, ये सब क्या कहाँ आएंगे, यहाँ पास आ जाएंगे। और प्लुत स्वर में आएगा, जैसे कि हम देखते हैं तिगुना प्राण लगता है ओम, जैसे कि हमारा नाटक हो गया, ठीक है, इसमें नाटककार जो होता है तो जो क्या करते हैं, जोर जोर से आवाजें करते हैं ओम राम, तो ये वाला वर्ड आएगा, ओम लिखते हैं ऐसा वाला, ठीक है, ओम ऐसा मार लिखा जाता है। तो जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, प्लुत स्वर आएंगे। इसको बहुमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? कालमान के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर ये दोनों क्लियर होंगे। हो गया आप लोग को उत्पत्ति के आधार पर और कालमान के आधार पर मैं दोनों को बता चुका हूँ, क्योंकि ये मूल स्वर के बाद जो जितने स्वर आएंगे द्विमात्रिक में आएंगे, और प्लुत स्वर क्या होता है, ठीक है, ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या, किसके आधार पर देखे थे, उच्चारण के आधार पर। स्वर का ही देख रहे हैं, व्यंजन को है ना, देखेंगे उसको भी धीरे धीरे। क्या है, सेकंड उच्चारण के आधार पर, सेकंड देखेंगे उच्चारण के आधार पर देखेंगे। पहला देखे थे कालमान, मात्रा के आधार पर देख चुके हैं। तो उच्चारण के आधार पर क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ से उच्चारण होगा। तो उच्चारण कहाँ से होगा, मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताया था, कतामू दंतो करके। तो स्वर का देख रहे हैं ना, स्वर का याद रखिएगा, स्वर का, ठीक है, स्वर का भी वर्गीकरण कर रहे हैं, व्यंजन का करेंगे। तो स्वर का है ना, स्वर का लिख देता हूँ यहाँ पे, स्वर का ऐसे, उच्चारण के आधार पर। क्लियर है? तो पहला हो जाएगा, क्या होगा, पहला कंठ, पहला क्या होगा, कंठ, ठीक है। दूसरा उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, क्या होगा, तालु। तीसरा उच्चारण स्थान हो सकता है मूर्धा, क्या होगा, मूर्धा, ठीक है। दंत, ठीक है, ये उच्चारण स्थान है, ठीक है। और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ओष्ठ। क्लियर है? तो पहले देखते हैं उच्चारण स्थान। तो ये छोटा सा मैं डायग्राम बनाया हूँ अपना, ये कहाँ पे कंठ है, कहाँ किसको मूर्धा बोल देंगे, किसको होठ बोलेंगे, किसको नासिका बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे होगा, इसको क्या बोलेंगे, कंठ। ये समझिए पहले उच्चारण स्थान। कोई भी वर्ण कहाँ से बोलेंगे, जो कंठ से बोलेंगे वो यहाँ से बोलेंगे, ठीक है, कंठ यहाँ से बोलेंगे। अब बोलेंगे तालु, कहाँ पास को बोलेंगे, तालु कहाँ पे बोलेंगे, ये तालु, जस्ट ये हो जाएगा तालु, क्या हो जाएगा, तालु। और तालु यहाँ पे कंठ के जस्ट ऊपर होता है, यहाँ पे उसको तालु बोलेंगे। और तालु के जस्ट साइड में यहाँ पे, जहाँ से कोई वर्ण उच्चारण होगा, ये तो अपना आँख ही है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। तो ये मूर्धा हो जाएगा, यहाँ से उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। और नासिका, ये नाक है हमारा, तो नाक से जो उच्चारण स्थान होगा वो नासिका होगा, नाक से उच्चारण स्थान होगा नासिका होगा। और ये हमारा लिप है, होंठ, तो होंठ से जो उच्चारण स्थान होगा उसको ओष्ठ बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या बोलेंगे, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ओष्ठ। क्लियर है? और हमारा जो दांत है, दंत, यहाँ पे दांत है, होंठ के अंदर पे हमारा क्या है, दांत है, तो यहाँ पे दांत होंगे, दांत से उच्चारण स्थान होगा उसको बोलेंगे दंत। क्लियर है? तो दांत से जो उच्चारण स्थान होगा उसको बोलेंगे दंत। तो कंठ है हमारा, कंठ के ऊपर जो है तालु, तालु से जस्ट
साइड में है, उसके आगे थोड़ा सा, वो उसको बोलेंगे हपाना, क्या बोलेंगे, मूर्धा। और नाक से होगा वो नासिका, और ये लिप है उससे क्या बोलेंगे, ओठ। ठीक है, और ये दंत से उच्चारण स्थान होगा उसको दंत बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा वर्ड कहाँ से उच्चारण होता है। तो स्वर का देख रहे हैं, तो स्वर में सबसे पहले देखेंगे तो कंठ का उच्चारण स्थान क्या होगा, अ और आ। बोल के देखिए, अ आ, अ आ। क्लियर है, कंठ से होगा। सेकंड देखेंगे तालु, तालु से उच्चारण स्थान होगा ई, थोड़ा ऊपर जा रहा है, ई ई ई ई ई। क्लियर है, ये ई और ये बड़ी ई। ठीक है, मूर्धा में क्या होगा, मूर्धा वाइब्रेट होगा। मूर्धा में क्या होगा, तो ऋषि, ऋषिक री है ना, री री री, तो ऋषिक री बोल रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे मूर्धा पे जोर पड़ रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा। क्लियर है दोस्तों, याद रखिएगा। दंत से कोई स्वर का उच्चारण स्थान नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट है। दंत से कोई भी स्वर का उच्चारण स्थान नहीं होता है। तो ओठ का देखते हैं, ओष्ठ, ओष्ठ हमारे यहाँ पे लिप का, तो क्या होगा, ऊ ऊ। आप अपना लिप को पकड़ के बोलिए, ऊ नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो ऊ, ये बड़ी ऊ, छोटी ऊ और बड़ी ऊ कहाँ से बोलेंगे, लिप से बोलेंगे, ऊ ऊ। ठीक है, क्लियर है। कंठ से आ, तालु से ई वाला। और देखिए आगे देखिए, इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो ये मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसका आगे और उच्चारण स्थान है। तो अब क्या होगा, कंठ प्लस क्या हो जाएगा, क्या होगा, ओष्ठ या तालु। तो कंठ और तालु, ए कैसे बनता है, ए बनेगा हमारा अ से प्लस किससे बनेगा, ई से। किससे बनेगा, ई से। तो ई को यहाँ पे लिख दीजिए, तो ई बन गया ए, और ये वाला ए क्या हो गया, ए। तो अ कहाँ से उच्चारण हो रहा है, कंठ से। ठीक है, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। ठीक है, तो ये होगा कंठ तालु, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, कंठ तालु। क्या हो जाएगा उच्चारण स्थान, कंठ तालु। क्या हो जाएगा, कंठ तालु। ठीक है, अ धन ए मिला के क्या बनेगा, ए। तो ए का उच्चारण स्थान भी क्या हो गया, कंठ तालु। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालु। क्लियर हो रहा है आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं सेम। अब हमको ओ बनाना है, तो कहां से बनेगा, कंठ से बनेगा। कंठ से अ लेंगे, प्लस क्या लेते हैं, ओठ। ओठ से क्या है, ऊ, ओष्ठ से बोलते हैं ना, ऊ। तो ये ऊ, तो क्या होगा, ये ओ। छोटा लिखा रहा है क्या, एक मिनट ना, बड़ा लिख देता हूं। ये अ है प्लस ऊ, तो क्या हो जाएगा, ओ। और अ प्लस क्या हो जाएगा, ओ मिलके क्या बनाएगा, आओ। क्लियर है दोस्तों, इतना क्लियर है। अब इसका उच्चारण स्थान आप इजली बता सकते हो। अ कहां से आ रहा है, कंठ से। कंठ से आया, अ यहाँ पे कंठ है, और ऊ कहां से आ रहा है, ओष्ठ से। तो इसको कंठोष्ठ बोल सकते हैं, कंठ प्लस ओष्ठ, तो ये कंठोष्ठ हो जाता है, कंठोष्ठ। ठीक है, तो ये सिंपल है उच्चारण स्थान। तो स्वर का उच्चारण स्थान कितने जगहों से होता है, वो 1 2 3 4 5 और ये 6 जगहों से। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्वरों का उच्चारण स्थान कितने स्थानों से होता है, तो ऑप्शन दिया जाएगा 4 6। ऑप्शन दे देता हूं, 4 6, ए ऑप्शन 4 है, बी ऑप्शन में 6 है, सी में 3 है, और डी में 7 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वरों का कितने स्थानों से उच्चारण स्थान है, स्वरों का उच्चारण स्थान कितना जगहों से है,
तो 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो नेक्स्ट देख रहे हैं इसमें जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर देख लेते हैं, यही नीचे देख लेते हैं, जीभ के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, जीभ के प्रयोग के आधार पर देखेंगे अपन स्वरों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे जीभ है, ये हमारा टंग। ठीक है, तो इसका अग्र क्या होता है, पश्च क्या होता है, ये पहले जानिए आप। तो अग्र जान जाएंगे, पश्च कौन सा है, तो हम जनरली हम बोलते हैं अग्र कौन है, ये हमारा जो दिख रहा है 2, ये वाला, तो ये क्या है, पश्च होता है। तो जीभ का ये वाला भाग क्या होगा, पश्च होगा, और ये वाला भाग जो हमको दिखाई नहीं देता है वो अग्र होगा। क्लियर है दोस्तों? और ये मध्य होगा, क्या होगा, मध्य। ये जीभ है हमारा। ठीक है, तो अग्र कौन है, पश्च कौन है, और मध्य कौन है। ठीक है, तो अग्र देखते हैं, अग्र से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो अग्र से हो जाएगा, बोल के देखिए, अग्र में कौन है, यहाँ पे कंठ के ऊपर में आता है हमारा तालु वाला, तो ई। और क्या हो जाएगा, ए, ये भी आ रहा है यहाँ पे, ये इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा। ई, बड़ी ई, ए, ये क्या हो जाएगा, इनका उच्चारण स्थान होगा। मध्य, मध्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मध्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य को ध्यान दे, मध्य में क्या क्या आ जाएगा, मध्य में आएगा अ और आ। अ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है ये। केंद्रिका, मध्य को ही बोलते हैं केंद्रिका, घुमा देगा क्वेश्चन को। ठीक है, केंद्रिका। अ और आ कहाँ से बोला जाएगा, मध्य से। ठीक है, बोल के देख लीजिए, यहाँ पे जीभ के आधार पे देख रहे हैं, तो जीभ के मध्य भाग से हम अ और आ को बोलते हैं। ठीक है, और पश्च भाग में आ जाएगा, पश्च भाग में आ जाएगा जो बचा है, क्या क्या बचा है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और क्या बचा है, ओ और। क्लियर है दोस्तों? ये सभी क्या हो जाएगा, पश्च हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया आप लोग को? ये मध्य है, अग्र, मध्य और ये पश्च। तो नेक्स्ट देखते हैं, कितने आधार पर वर्गीकरण कर चुके हम लोग, कालमान, उत्पत्ति के आधार पर, कालमान के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, और जीभ प्रयोग के आधार पर, और लास्ट देखते हैं ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर। तो यही देख लेते हैं इसको, ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर देख लेते हैं। ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर तो क्या क्या हो सकते हैं, देखिए, ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर हो जाएगा, ये 2 भागों में बटेगा, ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, कौन कौन सा, वर्तुल बोलते हैं, वर्तुल, और इसको क्या बोलेंगे, अर्धवर्तुल, सुने हो नाम, अर्धवर्तुल। इसी को बोला जाता है वृत्तमुखी, और इसको बोला जाता है अर्धवृत्तमुखी, अर्धवृत्त, राइटिंग तो समझ आ रही होगी ना, मुखी, अर्धवृत्तमुखी। अब देखिए कौन कौन सा आता है इसमें, वर्तुल और वृत्तमुखी से क्या समझते हैं अपन लोग, जो हम उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, ओष्ठ के प्रयोग, तो ओठ पे ज्यादा इसका कॉमन है, दिख रहा है, ओठ के प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर, तो क्या हो जाएगा, उ। जो हमारा जो ओष्ठ है कैसे शेप लेता है, वृत्त के आधार पर, अर्धवृत्त के आधार पर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यह वर्ण इसके अंदर आएंगे, तो उ आएगा इसमें, और बड़ी ऊ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ओ और औ, ये इसमें आएगा वर्तुल, वृत्तमुखी, इसी को वर्तुल को वृत्तमुखी बोलते हैं और वर्तुल भी बोला जाता है। इसमें आएगा वर्ण कौन कौन सा आएगा, उ, बड़ा ऊ, ओ और
औ, ये साइज के आधार, शेप के आधार पे आ जाएगा, ठीक है। और अर्ध वर्तुल और अर्धवृत्त मुखी में कौन कौन सा आ जाएगा, ई, बड़ी ई, ठीक है, और ए और ए, ये चारों किस में आएंगे, अर्धवर्तुल में, और ये चारों किस में आएंगे, वर्तुल में। और उदासीन रहेगा, उदासीन, 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 उदासीन कौन कौन सा है दोस्तों, अब बच गया, उदासीन है अ और आ, उदासीन हो सकता है, यहाँ पे ऑप्शन में भी आ सकता है, इसको उदासीन बोलते हैं इसमें। तो मेरे ख्याल से आप लोग को पूरी डिटेल में समझ आ गई होगी, जिस आधार पे हम स्वरों का वर्गीकरण किए, उत्पत्ति के आधार पर, कालमान के आधार पर, है ना, उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर, सभी का हम वर्गीकरण देख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।